ये लश्कर नोएडा की तरह ये लश्कर नोएडा वाले जो वहां स्टूडियो में बैठ करके और कराची कब्जा कर रहे हैं। 2020 से पहले हमारी सेना में महिलाओं की कोई परमानेंट कमीशनिंग होती नहीं थी। आप देख लीजिए अभी इस समय पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और कैसा माहौल बना दिया गया कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सीपीआई-एमएल को जेएनयू में मिली बड़ी जीत के बाद दीपांकर भट्टाचार्य का कन्हैया कुमार पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, फिर बाप पर भी। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। आखिरकार दीपांकर भट्टाचार्य ने कन्हैया कुमार पर क्या कुछ कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जेएनयू में सिर्फ वो राजनीति नहीं, जेएनयू में भी आम छात्र भी जब जाते हैं तो उनके सारे मुद्दे होते हैं। वो बाथरूम में पानी है कि नहीं, हमको भी याद है कन्हैया जिस बार जीते थे चुनाव, वो कोई बड़े वामपंथी भाषण देकर के नहीं जीते थे। वो तो बल्कि वामपंथी छात्र संगठनों के बारे में जो एक प्रचलित धारणा है कि ये लोग वेनेजुएला, क्यूबा, वियतनाम करते रहते हैं और आज की लड़ाई जो हियर एंड नाउ इस लड़ाई की उपेक्षा होती है, तो वही सब बोल करके कि यहाँ इतने दिनों से जेएनयू का जो खटमल है, जेएनयू में अभी भी खटमलों का हमला है। तो एक तरह से कह लीजिए उसके बाद जेएनयू में फिर से हमला हुआ तो फिर वामपंथ की बात आई। लेकिन उस चुनाव को अगर आप देखें तो वो तो खटमल के खिलाफ भाषण दे करके उस चुनाव में उन्होंने पूरा जीता था। और एक तरीके से शुरुआत हमें लगा कि जेएनयू में लोग समझना चाहिए कि जेएनयू सिर्फ विचारधारा की बात करने से तो बात बनेगी नहीं। तो विचारधारा के साथ साथ जो आप लोग करते भी हैं तमाम व्यावहारिक मुद्दे, बिल्कुल आपके फीस के सवाल, स्टाइपेंड के सवाल से लेकर के हॉस्टल के सवाल, वहाँ के पूरे माहौल के सवाल, जो पूरे देश में हम लोग लड़ते हैं, हम थोड़ी सी विचारधारा की कोई लड़ाई से लड़ते हैं। इस देश में तमाम लोगों के रोटी, कपड़े, मकान, उनके जिंदगी की तमाम जरूरतें, वो लड़ाई लड़ते हैं। और वो लड़ाई लड़ते हैं तब जाकर के उसी लड़ाई से ही विचारधारा स्थापित होती है। और विचारधारा जब स्थापित होती है तो विचारधारा से भी हमें ताकत मिलती है। आप देख लीजिए अभी इस समय पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और कैसा माहौल बना दिया गया कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। वो सारे सवाल खत्म हो गए, और आपने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई जहां सोफिया कुरैशी को, भूमिका सिंह को आगे किया गया, देश को अच्छा लगा कि चलो हमारे देश में महिलाएं आकर के हमें बता रही है जो सेना की ओर से कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कहां क्या हो रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि 2020 से पहले हमारी सेना में महिलाओं की कोई परमानेंट कमीशनिंग होती नहीं थी। महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन और कितनी लंबी लड़ाई लड़ करके उन्होंने परमानेंट कमीशनिंग की अधिकार उसको हासिल किया। जो सुप्रीम कोर्ट में यही सोफिया कुरैशी है जिनका उदाहरण लेकर के बात हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि भाई महिलाओं को हर काम के लिए सेना में परमानेंट कमीशनिंग क्यों नहीं दी जाएगी, तो यही सरकार है, मोदी सरकार, जिसने अभी महिलाओं को आगे किया। इस सरकार ने वो तमाम जो तर्क होते हैं महिलाओं के खिलाफ, जो पितृसत्ता के तर्क होते हैं, उन तमाम तर्कों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। और चंद्रचूड़ साहब थे, चंद्रचूड़ साहब ने बहुत गलत जजमेंट भी दिए लेकिन कुछ अच्छे जजमेंट भी दिए। उन्हीं में से एक जजमेंट उनका था कि उन्होंने सारे सरकार के तमाम तर्कों को खारिज करते उन्होंने कहा कि नहीं। तो आज वही महिलाओं को आगे करके बातें हो रही है, चलो अच्छी बात है। तो हमारे कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर सोफिया कुरैशी अगर आ गई है तो शायद आज गुजरात की महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई। नहीं, गुजरात की महिलाओं की स्थिति क्या है वो समझने के लिए सोफिया कुरैशी हम नहीं समझ पाएंगे। वो हम समझ पाएंगे बिल्किस बानो से, वो हम समझ पाएंगे गुजरात के उन तमाम आम लोगों से। तो आज हम देख रहे हैं कि इस पूरे दौर में पूरे देश के तमाम सवालों को एक उन्माद में दबा देने की पूरी कोशिश, युद्ध हो जाए। हम लोगों ने जब कहा कि भाई हमें युद्ध नहीं चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में, कुछ लोग 1971 याद कर रहे हैं। 1971 बहुत पुरानी बात है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, वो सबसे पहले बांग्लादेश का अपना मुक्त युद्ध था, जहां लोग बहुत वर्षों से, दशकों से लड़ रहे थे अपनी भाषा के लिए, अस्मिता के लिए, संस्कृति के लिए, अपनी पहचान के लिए।
और उसी लड़ाई में हिंदुस्तान ने साथ दिया और तब जाकर के वो भारत पाकिस्तान का युद्ध बना। लेकिन 1971 के बाद पिछले 50 साल में चीजें कितनी बदल गई हैं। जो आराम से बैठ करके कुछ लोग, जो नोएडा में टीवी स्टूडियो है, किसी साथी ने बड़ा अच्छा टर्म कॉइन किया है, ये लश्कर नोएडा है। लश्कर तोयबा की तरह ये लश्कर नोएडा वाले जो वहां स्टूडियो में बैठ करके और कराची कब्जा कर रहे हैं, इस्लामाबाद कब्जा कर ले रहे हैं। और हमने देखा कि कुछ लोगों को लगा कि कराची जब कब्जा नहीं हुआ तो कराची बेकारी जो है, कराची बेकारी पर जाकर के डंडे चला रहे हैं। तो पता भी नहीं है कराची बेकारी बनाने वाले तो मुस्लिम नहीं है, वो सिंध से आने वाले एक सिंधी थे जो 1950 के दशक में जिस तरह से बहुत सारी जगह पर सिंधियों ने अपना कुछ कारोबार शुरू किया, छोटे छोटे व्यापार शुरू किया, उन्होंने कराची बेकारी की शुरुआत की। तो कराची बेकारी पर हमला कर रहे हैं इस समय। तो ये जो पूरा उन्माद का दौर है, उस दौर में हमने जब कहा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, डी एस्केलेशन चाहिए, तो कितनी गाली हम लोगों को सुनने को पड़ रही, कितनी गाली। पूरा फेसबुक पे, ट्विटर पर, जहां भी जो भी लिखो, और इससे लोगों में डर पैदा हो जाता है। हम कुछ लोग डर के मारे खुद सेल्फ सेंसरशिप में चले जाते हैं कि भैया बोलना मुश्किल है, बोलना ठीक नहीं है, इस समय थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन जेएनयू के हमारे साथी वो हिम्मत देते हैं कि बिल्कुल इस समय कठिन है बोलना, उसी समय तो बोलने का मजा है, उसी समय तो बोलना चाहिए, बोलने की आदत है। जिस समय अब इसके बाद इंतजार करते रहिएगा तो उसके बाद तो बोलने का रहेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि फांसीवाद हर दौर जो है, अपने दौर का जो भी गीत बनते हैं, जो कविता आती है, तो फांसीवाद को समझने के लिए वो जो कविता है, वो तो फांसीवाद की पीड़ा से गुजरते हुए, उस दमन को झेलते हुए वो कविता निकली थी कि फांसीवाद किस तरह से लोगों को टुकड़ों में बांट करके एक एक करके निपटाता है, लोगों को एक को दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं। और इसीलिए उन्होंने वो कविता आई कि भाई अब वो तो पहले आए ट्रेड यूनियन वादियों के खिलाफ, ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ आए, हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि हम ट्रेड यूनियन वाले नहीं थे। समाजवादियों के खिलाफ आए, हम कुछ बोले नहीं क्योंकि हम समाजवादी नहीं थे। और करते करते हमला बढ़ते बढ़ते जब मेरे सामने आया तो हमारे लिए पक्ष में बोलने के लिए कोई बचे नहीं थे। तो ये है फांसीवाद। और इसीलिए इस दौर में, इस दौर का सबसे बड़ा हम सब के लिए सबक क्या है कि फांसीवाद के दौर में एक दूसरे का साथ दीजिए। जेएनयू के छात्र जिस समय निशाने पर थे, पूरे देश ने साथ दिया। रोहित वेमुला की लड़ाई जब आगे बढ़ी, जेएनयू के अंदर भी जब वो जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग पता करके लड़ाई शुरू हुई, तो हमें अच्छा लगा कि जेएनयू को बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई एलिट विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे साथियों ने बताया कि सबसे पिछड़े इलाके से जेएनयू में गरीब पृष्ठभूमि से लोग जा सकते हैं। वो एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, बढ़िया पढ़ाई होती है, वो गांव के लिए है, वो गरीबों के लिए है, वो पिछड़े इलाकों के लिए है। उसके बारे में ऐसी एक तस्वीर पेश कर दी गई बना करके कि बड़े एलिट लोग होते हैं, अंग्रेजी झाड़ने वाले लोग होते हैं, हमेशा वहां पूरा ऐसी बातें होती है, हवाई बातें होती है, ऐसा नहीं है। तो जेएनयू को बदनाम करके उसके बारे में गलत छवि बना करके पूरे देश को भड़काने की जब कोशिश हुई तो देश के बड़े हिस्से में लोगों ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। हालांकि उस दौर के हमारे कुछ साथी आज हमारे साथ नहीं है। शेला रशीद उस समय लड़ रही थी, आज दूसरी जगह पर है, फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन उस दौर में जब लोग लड़ रहे थे तो इसी बिहार ने, इसी देश ने जगह जगह पे देखा कि लोगों ने जेएनयू के पक्ष में एकजुटता का इजहार किया। तो आपने सुना कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। देखिए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तस्वीरें लगातार बदल रही है। बेशक मुद्दे कई हैं। कन्हैया कुमार देखिए कोई बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते, मगर मुद्दों की बात की और देखिए कन्हैया कुमार को भी जीत मिली। और कन्हैया कुमार के वक्त जेएनयू में जिस तरीके से तस्वीरें बदली और फिर जेएनयू से ही फिर एक आवाज, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, कई बातें कही गई। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग की भी बातें कही गई, मगर जेएनयू के तमाम छात्र एकजुट रहे और कारण यह रहा कि देखिए तस्वीरें बदली भी।